हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साहित्य के इस मंच पर, जहां पर हम उपस्थित हुए हैं यूजीसी नेट के इकाई 7 में लगी हुई संपूर्ण कहानियों के प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, उनके लेखक कौन है, ऐसी संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि मिलान वाले प्रश्नों में अक्सर पूछी जाती है। चाहे वो लेखक का क्रम दे दे और उसके बाद पूछे कि किस लेखक को, इन लेखकों को क्रम से लगाना, या फिर रचनाएं देकर उनको क्रम से लगाने के लिए, कहानी को क्रम से लगा कर बताने के लिए प्रश्न आए, तो इसके लिए हमने सन सहित इनको यहाँ पर इकट्ठे जितनी भी लगी हुई कहानियाँ हैं, किस बहस कहानियाँ, उन सभी को एक जगह हमने संकलित किया है। तो इससे पहले हमने कुछ आधी कहानियों को देख लिया था। इससे पहले हमने देखा था 10 कहानियों को। आज 11वीं कहानी से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमने जो यूजीसी नेट के इकाई 6 में संपूर्ण उपन्यासों का संकलन है, वह भी अपने चैनल पर प्रस्तुत कर चुके हैं। और ये जो यूजीसी नेट की कहानियां हैं, जो समस्त कहानियां लगी हुई हैं, इनका विस्तृत विवेचन हमारे दूसरे चैनल कथा साहित्य दर्पण पर किया गया है, जहाँ पर एक एक कहानी की संपूर्ण व्याख्या मौजूद है। तो आप वहाँ जाकर कहानी सुने और यहाँ पर इन कहानियों के मुख्य विषय। तो आगामी जून की परीक्षा में आपको इससे कुछ लाभ मिल सके, यही आशा है, और इसी आशा के साथ हम ये संकलन लेकर आए हैं। तो सुनिए और अध्ययन करिए, अपनी कहानी को पढ़िए और देखिए, जांच करिए कितनी जानकारी आप रखते हैं। और यह यूजीसी नेट के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी बराबर महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देखते हैं कहानी ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी में ईदगाह कहानी का प्रकाशन हुआ था। और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और 1933 में इनकी ये ईदगाह कहानी प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो मूल नाम है, वह नाम धनपत राय था। धनपत राय के नाम से आप साहित्य में लिखते थे, और हिंदी में लिखने से पहले आप उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। और जब आपने एक कहानी संग्रह लिखा सोजी वतन कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने सिटीजन का आरोप लगाकर जब्त कर लिया, और आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, और आपको हमेशा के लिए लिखने से मना कर दिया गया। तो आपके एक मित्र थे दया नारायण निगम, जो कि जमाना पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने आपको प्रेमचंद्र नाम दिया, और यही आपकी प्रसिद्धि की पहचान बना, और एक युग का प्रवर्तक नाम हुआ मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी जो ईदगाह कहानी है, यह बाल मनोविज्ञान को दर्शाती हुई कहानी है, जिसमें परिस्थितियों के बस एक बालक बुजुर्गों जैसा व्यवहार करता है। और वाकई में यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। इसके प्रमुख पात्रों के बारे में हम देखेंगे तो इसके प्रमुख पात्र हैं हामिद एक बालक है, जो कि इस कहानी का नायक है। और यह बालक 6-7 वर्ष का बालक है। सोचिए आप, कितना छोटा सा बालक। और अमीना इस हामिद की दादी होती है। और मोहसिन, नूरे, सिमी, यह है मोहसिन, नूरे, सम्मी, और भी कई पात्र होते हैं ये। और मेले के भी बहुत सारे पात्र होते हैं, जिसमें कि ये सब बच्चे होते हैं और हामिद के साथ मेला देखने जाते हैं, जहाँ पर कि बच्चों को अन्य अन्य चीज़ें पसंद आती हैं। और जो बालक हामिद होता है, वह अपनी परिस्थितियों को देखकर, उसके पास कम पैसे होते हैं, फिर भी वह कोई खाने की चीज़ न लेकर चिमटा खरीदता है, और दुकानदार भी उसकी सरलता पर मुग्ध होकर उसको चिमटा दे देता है। अगली कहानी है राही कहानी 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और यह सीधे साधे चित्र नामक संग्रह में संकलित है। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका जन्म हुआ है 1905 ईस्वी में, और यह राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपकी झांसी की रानी कविता ही आपकी प्रसिद्धि का आधार है। और शुरुआती दौर में हिंदी कहानियों के, जबकि अधिक कहानियां नहीं लिखी जाती थी, उस समय महिला कहानीकार के रूप में आपकी लेखनी का सशक्त जो है, आपकी लेखनी सशक्त रूप से चलती रही, और आपने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी। आपकी राही कहानी के प्रमुख पात्र हैं अनीता, जो कि कहानी की नायिका है, और राही एक दूसरी कैदी होती है। इसके और अनीता के संवाद में ही संपूर्ण कहानी होती है। और यह कहानी
उस समय होती है जब देश में सत्याग्रह आंदोलन चल रहा होता है और सभी लोग सत्याग्रह कर जेल जाते हैं। तो अनीता भी जेल जाती है। वहाँ पे उसकी क्राही नाम की मंगरोरी जात की महिला से मुलाकात होती है। तो अनीता मन में सोचती है कि हम लोग जेल जाकर अपने आप को महान कहलाती हैं और हमारे देश की आधे से अधिक जनता भूखी रहती है, उसको भोजन भी नसीब नहीं है। और अनीता इसी सोच के साथ रिहा होती है और वह अपने काम के द्वारा लोगों को जागरूक करती है, अपने मेहनत के द्वारा इन बच्चों को खाने के लिए, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करती है, ऐसा वह संकल्प करती है। चलते हैं अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी सिक्का बदल गया कहानी। सिक्का बदल गया कहानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। अक्सर लेखकों के भी क्रम लगाने के लिए आते हैं। कई लेखकों के 4 लेखकों के नाम दे दिया और आपसे पूछेंगे इन लेखकों के जन्म क्रम से आरोही या अवरोही क्रम में लगाएं। तो उस समय हमको उनके जन्म का समय पता होना बहुत आवश्यक होता है। और यह है जो सिक्का बदल गया कहानी है, यह 1948 ईस्वी में बादलों के घेरे नामक कहानी संग्रह में संकलित कहानी है और 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और यह प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि अज्ञे के संपादकत्व में निकलती थी। इसके प्रमुख पात्रों को हम देखेंगे तो प्रमुख पात्रों में है शेरे इस कहानी में खलनायक किरदार होता है, जो कि बचपन में साहनी के ही आश्रय में पलता है, पर समय और परिस्थितियों के बस इसके मन में साहनी को मारने और उसकी ज़मीन को हथियाने का विचार आता है। और साहनी कहानी की नायिका है। सारी कहानी साहनी के इर्द गिर्द उसकी सोच में डूबी हुए ख़त्म हो जाती है। शाहजी का इस कहानी में नाम आया है और मूल शरीर के रूप में कहानी में मौजूद नहीं है, पर शाहजी नाम से कहानी में मौजूद रहते हैं। हसीना होना चाहिए यहाँ पे। और यह शेरे की पत्नी होती है। दाऊद खां होता है पुलिस वाला, थानेदार होता है और यह भी अपनी मुंह दिखाई में अपनी पत्नी को कर्णफूल ले जाता है साहनी से। बेगू पटवारी, इस्माइल, जैलदार, रसूली, नवाबी भी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य पात्र हैं, पर ये मुख्य पात्र हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। और मूल रूप से यह प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें हिंदू तथा मुसलमानों के दंगे, भारत पाक विभाजन और इससे उत्पन्न लोगों की मन स्थितियों में आए बदलाव का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगली कहानी देखते हैं कौन सी लगी है। तो अगली कहानी है चीफ की दावत। चीफ की दावत बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और इसका प्रकाशन हुआ था 1926 ईस्वी में। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी, जिनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में हम देखते हैं मिस्टर सामनाथ, जिनके घर में पार्टी होने जा रही थी और यह आधुनिक सभ्य समाज के पोषक हैं। मिसेस सामनाथ जी की पत्नी, यह भी बहुत पढ़ी लिखी मॉडर्न सोसाइटी की महिला होती हैं। और मिस्टर एंड मिसेस सामनाथ की होती हैं एक बूढ़ी माँ और चीफ साहब जो कि दावत में आते हैं, तथा उनकी पत्नी एवं अन्य देसी स्त्रियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो ये इसके कुछ मुख्य पात्र हैं। कहानी सामनाथ के घर में चीफ की पार्टी से शुरू होती है, जिसमें उनको अपनी माँ व्यवधान के रूप में नजर आती हैं। और इस कहानी में देखते हैं कि मृत्यु होती आत्मीय संवेदना का वर्णन करती है कहानी। स्वार्थ लिप्तता से भरे हुए पुत्र का वर्णन इस कहानी में किया गया है। इसमें पुत्र अपनी माता की समस्या को समझता है। वहीं माता को जब पता चलता है कि मेरे काम करने से बेटे का प्रमोशन होता है, तो मैं बुढ़ापों में आंखें ना होते हुए खुशी से फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती हूँ। अगली कहानी को हम देखते हैं। अगली कहानी है लाल पान की बेगम कहानी। इसका प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु।